नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के द्वारा खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु कावेरी डेल्टा को PSAZ क्षेत्र घोषित किया गया है। PSAZ को हम प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन भी कहते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा तेल व गैस खोज के लिए यहाँ पर ब्लॉक आवंटित किए गए थे, जिसके कारण यहाँ पर पानी का अधिक उपयोग हो रहा था तथा स्थानीय जलीय जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सुरक्षित कृषि भूमि क्षेत्र घोषित होने पर उस भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकेगा। जल संकट के कारण स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध किया था, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का जब उत्सर्जन होता है तो जल का यहाँ पर अधिक उपयोग होने लगा था। अतः इस क्षेत्र में जल की कमी हो गई थी। इसी बात को ध्यान में रखकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के द्वारा इस क्षेत्र को PSAZ क्षेत्र घोषित किया गया। तंजावुर, तिरुवरूर समेत 8 अन्य जिलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें तंजावुर हो गया, तिरुवरूर हो गया, इन क्षेत्रों सहित 8 क्षेत्रों को PSAZ क्षेत्र घोषित किया गया है। अब PSAZ क्षेत्र घोषित होने के फायदे क्या है? अगर कोई क्षेत्र PSAZ क्षेत्र घोषित हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व राज्य सरकार की NOC लेना आवश्यक होगा। कोई भी परियोजना बिना NOC के यहाँ पर प्रारंभ नहीं हो पाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण, जिसे हम इथिनोलॉज के नाम से जानते हैं, के अनुसार अंग्रेजी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे लगभग 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। 113.2 करोड़ लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। मंदारिन का स्थान दूसरा है, जिसे 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं। मंदारिन आप जानते होंगे चीन में बोली जाती है। लगभग 615 मिलियन या 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में, तो दुनिया की टॉप 20 भाषाओं में भारत की 6 भाषाएं शामिल हैं। बंगाली भाषा को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 11वां स्थान उर्दू को प्राप्त हुआ है। 15वां स्थान मराठी भाषा को, 16वां स्थान तेलुगु को तथा तमिल भाषियों को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसे हम IDSA के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान हो गया है। पर्रिकर जी का राष्ट्र के प्रति त्याग और सेवा भाव को ध्यान में रखकर यह नाम परिवर्तित किया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के बारे में, जिसे हम IDSA के नाम से जानते हैं। यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य डिफेंस व सिक्योरिटी के मुद्दों पर अध्ययन व अनुसंधान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। NIFM संस्थान का नाम पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। अब इसको हम नए नाम अरुण जेटली NIFM या अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के रूप में जानेंगे। यह 1993 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में अंततः नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई। अशरफ गनी अहमदजई को नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति मिली है। यह इनका दूसरा कार्यकाल है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं अशरफ गनी अहमदजई, जिनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति मिली है और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। इन्हें 15.64% वोट प्राप्त हुए थे। कितने परसेंट? 15.64% मत इनको प्राप्त हुए थे। इनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला थे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अब्दुल्ला। इन्हें 39% मत प्राप्त हुए थे। अब्दुल्ला ने परिणामों को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि चुनावों में धांधली हुई थी तथा जब यह राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे अशरफ गनी, उसी समय सांकेतिक विरोध के रूप में यह भी एक अन्यत्र स्थान पर उसी समय पर राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। यह सांकेतिक विरोध का एक तरीका होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
काम्या कार्तिकेयन के द्वारा एकांगुआ की चोटी को फतह किया गया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। काम्या की उम्र मात्र 12 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की है। आइए अब बात करते हैं एकांगुआ चोटी के बारे में। एकांगुआ चोटी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,962 मीटर। इस पर्वत चोटी को 1 फरवरी 2020 को काम्या कार्तिकेयन के द्वारा फतह किया गया था। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला आपने सुना होगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना की सरहद पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, किंतु इसकी चोटी अर्जेंटीना में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो चोटी है वो अर्जेंटीना में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं संजय कोठारी के बारे में, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी जिसे हम कहते हैं का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं संजय कोठारी, जिन्हें सीवीसी का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुरेश पटेल को अन्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इमेज में देखिए, ये हैं सुरेश पटेल, जिन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। आइए अब बात करते हैं हम सीवीसी के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यह एक सांविधिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक सांविधिक निकाय है। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक अध्यक्ष होता है आयोग में, जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नाम से जानते हैं, तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें हम सतर्कता आयुक्त के नाम से जानते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, किंतु जो 3 सदस्यीय समिति होती है जो वो सिफारिश देती है उसके आधार पर। आइए अब बात करते हैं समिति के बारे में। समिति में कौन कौन होता है? समिति में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ नेता प्रतिपक्ष होते हैं तथा गृह मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ये 3 लोगों की समिति होती है जो कि सीवीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। अपीडा, जिसे हम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, यह गुवाहाटी में एक संपर्क कार्यालय की स्थापना करेगा। अपीडा द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों को निर्यात की गतिविधियों से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। CSIR CFTRI, आप देख सकते हैं ये CSIR CFTRI के साथ अपीडा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CFTRI को हम किस नाम से जानते हैं? CFTRI को हम सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए अब हम बात करेंगे अपीडा के बारे में। इसे हम कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं इसको। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में। यह अपीडा एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। अपीडा का कार्य क्या होता है? अपीडा का कार्य होता है फल, सब्जी, मांस, कुक्कुट उत्पाद आदि के निर्यात एवं संवर्धन का उत्तरदायित्व इसके कंधे पर है। किन किन चीज़ों का? फल, सब्जी, मांस, कुक्कुट उत्पाद आदि का निर्यात संवर्धन इसका मुख्य उत्तरदायित्व है। अपीडा के पहले कौन सी संस्था काम करती थी? खाद्य निर्यात परिषद। खाद्य निर्यात परिषद अपीडा के पहले कार्य करती थी। अपीडा ने इसी खाद्य निर्यात परिषद का स्थान लिया है। आइए अब बात कर लेते हैं अपीडा प्राधिकरण में कौन कौन लोग कार्य करते हैं और इनकी नियुक्तियाँ कैसे होती है।
अपीटा प्राधिकरण में अध्यक्ष व सचिव केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन कौन? अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तथा निदेशक की नियुक्ति अपीटा के द्वारा स्वयं की जाती है। निदेशक स्वयं का अपीटा चुनता है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद व गुवाहाटी में है। किन किन स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद व गुवाहाटी। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।